हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडीज जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम भाग 5 पढ़ रहे थे। भाग 5 में अब हम देखते हैं दोस्तों कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षा, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया, अनुच्छेद 148। अब बात की जाए दोस्तों कि कैग यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बात किया जाए दोस्तों कैग की कार्यकाल कितनी होती है, तो कैग का कार्यकाल होता है दोस्तों सीएजी कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष 6 वर्ष होना चाहिए या 65 वर्ष की उम्र। मतलब दोस्तों या तो पहले 6 वर्ष पूरा हो जाए या पहले 65 वर्ष, जो भी कंप्लीट हो जाएगा उसके अनुसार उनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। यदि बात किया जाए कार्यकाल से रिलेटेड, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र और किन की होती है, तो ये मुख्य चुनाव आयोग की होती है और यूपीएससी के अध्यक्ष की भी यही कार्यकाल होता है। यदि बात की जाए दोस्तों कि सीएजी का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो सीएजी का कार्य होता है कि सरकार के अकाउंट की ऑडिटिंग करना यानी जांच करना। पहले दोस्तों ये काम होता था अकाउंट की ऑडिटिंग या जांच करना, लेकिन अब दोस्तों जो कैग माने सीएजी होता है वो ऑडिटिंग जांच न करके अब करता है सरकार के खर्च की जांच करता है, माने सरकार कहाँ क्या खर्च कर रही है उसकी जांच करता है। नोट याद रखिएगा कि जो सीएजी है, सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक कहते हैं। यदि बात की जाए दोस्तों लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। दोस्तों यदि बात की जाए कि यह सीएजी जो होता है वो अपना इस्तीफा किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। और सीएजी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन दोस्तों इस्तीफा भले ही वो राष्ट्रपति को दे देगा, लेकिन यदि इसको पद से हटाने की बात किया जाए तो पद से हटाने की पावर वो राष्ट्रपति के पास नहीं है, वो संसद के पास है। यदि बात की जाए कि इनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, तो इनको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होती है। यानी जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वही प्रक्रिया सीएजी को हटाने के लिए भी प्रयोग की जाती है। बात किया जाए दोस्तों कि भारत के पहले सीएजी कौन थे, तो नरहरि राव जी थे। और बात किया जाए कि वर्तमान में सीएजी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। यदि बात किया जाए कि वेतन कितना है इनका होता है सीएजी का, तो 2.5 लाख पर मंथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सीएजी जो होती है, मतलब सीएजी जो जांच रिपोर्ट तैयार करती है वो किसको देती है, तो सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी और जो राष्ट्रपति होगा उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एजी यानी अटॉर्नी जनरल की, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं। और महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। जो महान्यायवादी होता है दोस्तों भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, मतलब कानूनी अधिकारी होता है। और बात किया जाए भारत सरकार का वकील कौन होता है दोस्तों, तो महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि बात की जाए कि इनको जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको पद से कौन हटा सकता है, इनके वेतन भत्तों को कौन ध्यान रखता है, तो सब राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। यानी महान्यायवादी पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत का मतलब दोस्तों कि राष्ट्रपति जो चाहे वो महान्यायवादी के साथ कर सकता है, मन चाहे तो उसको पद पर रखे या ना रखे, उसके प्रसाद स्वरूप है, मतलब प्रसाद के समान है। बात किया जाए दोस्तों कि भारत के पहले एजी यानी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन थे, तो वो थे एमसी सीतलवाड़ आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। यदि बात किया जाए दोस्तों कि विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा पहले महान्यायवादी कौन थे, तो एमसी सीतलवाड़ थे और यह आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में बात की जाए वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो याद रखिएगा आर वेंकट रमणी जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विधि आयोग। नोट याद रखिएगा विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई है और ब्रिटिश विधि के बारे में देखते हैं, 1 मिनट। विधि आयोग
यह ब्रिटिश सरकार जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था दोस्तों, उसमें पहले विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग की बात की जाए तो अभी हमने बताया MC सीतलवाड़ थे। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं ऋतुराज अवस्थी। ये सभी नोट के अंतर्गत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल के लिए क्वेश्चन है कि महान्यायवादी को सदन की बैठक में कौन से विशेष अधिकार होते हैं, मतलब कौन से उनको अधिकार प्राप्त हैं। पहला ऑप्शन भाग लेने का सदन में, दूसरा बोलने का, तीसरा मतदान करने का, चौथा A और B दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भाग लेने और बोलने का, अर्थात ऑप्शन A और B दोनों। ध्यान रखिएगा जो महान्यायवादी होता है वो उसे वोट करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग कब आती है दोस्तों, तो ज्वाइंट सीटिंग याद रखिएगा। ज्वाइंट सीटिंग कब आती है, मान लीजिए कोई बिल है, विधेयक है, वो बिल आता है तो पहले लोकसभा में गया और राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। एक मिनट दोस्तों, यदि कोई बिल है लोकसभा में आता है, लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है। यदि वह बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। यदि वह प्रेसिडेंट के पास जाता है, यदि वह साइन कर देता है तो अधिनियम बन जाता है। ये तो हो गया बिल की बात। लेकिन दोस्तों यदि सब लोग पास कर दिए तो अधिनियम बन गया, बिल जो है वो अधिनियम बन गया। लेकिन याद रखिए यह बिल जो आया हुआ है लोकसभा में, यह राज्यसभा में कोई विवाद हो जाए, मतलब लोकसभा और राज्यसभा उस बिल को लेकर आपस में मतभेद हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो और लेकिन वह जरूरी हो तो उसके लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। अब बात आती है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा। दोस्तों संयुक्त बैठक कब होगी, जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर सहमति न बने। जब दोनों सदनों में विधेयक को लेकर सहमति नहीं बन रही है लोकसभा या राज्यसभा में, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है दोस्तों, तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, जब दोनों सदनों में सहमति न बने। दूसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, तो संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सीटिंग राष्ट्रपति बुलाएगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बात किया जाता है कि संयुक्त बैठक को तो राष्ट्रपति बुला लिए, लेकिन संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष होगा लोकसभा का स्पीकर। यदि बात किया जाए कि उस समय यदि लोकसभा का स्पीकर प्रेजेंट न हो, उपस्थित न हो, तो कौन बनेगा, तो उस समय बनेगा लोकसभा का डिप्टी स्पीकर। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि यदि डिप्टी स्पीकर भी उपस्थित न हो तो तब अध्यक्ष कौन बनेगा, तो उस समय बनेगा दोस्तों राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्ष बनेगा। बात की जाए कि उपसभापति तो अध्यक्ष बन जाता है, लेकिन सभापति राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं बनता, तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति इसलिए नहीं बनता क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वह सदन का मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उसी बात को लिखा है कि सदन का सभापति क्यों नहीं होता है अध्यक्ष, क्योंकि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट नोट याद रखिएगा कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मतलब धन विधेयक पर कोई बिल आता है, संविधान संशोधन कोई बिल आता है तो उस पर ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं दिया गया है। नोट है धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। मतलब कोई भी धन विधेयक मनी बिल आता है तो लोकसभा में आ गया, लोकसभा राज्यसभा को देगा तो राज्यसभा अपने पास 14 दिन रखेगी और उसके बाद बिल स्वतः ही पास माना जाएगा। मतलब 14 दिन तो रखी, बोलेगी लोकसभा को यदि सही है तो ठीक है पास कर दो, यदि सही नहीं कहे कि नहीं इसे रहने दो या फिर इस पर कोई विचार करो, तो लेकिन राज्यसभा कुछ भी कहे ये लोकसभा नहीं मानेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है लोकसभा माने या न माने। वो केवल 14 दिन तक इंतजार करेगा और उसके बाद स्वतः ही वह बिल लागू हो जाएगा। बात की जाए दोस्तों संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन विधेयक की, तो आर्टिकल 378 पर संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्ति समान होगी। मतलब संविधान संशोधन यदि विधेयक आता है तो उस समय लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्ति जो होगी वो समान हो जाएगी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे दोस्तों
कि अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है, तो याद रखिएगा 3 बार। इन तीनों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला विधेयक कब हुआ था, पहला ज्वाइंट सिटिंग बैठक कब हुई दोस्तों, तो वो तो 1961 में हुई थी, जो दहेज निषेध अधिनियम से रिलेटेड था। दूसरा संयुक्त बैठक हुआ था दोस्तों बैंकिंग अधिनियम से, जिसे हम बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम कहते हैं। तीसरा संयुक्त बैठक हुआ था दोस्तों आतंकवाद निवारण अधिनियम से रिलेटेड। अब देखते हैं दोस्तों न्यायालय के बारे में। न्यायालय देखिए दोस्तों संरचना बनी हुई है, जिसमें सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, ऑप्शन ए संघीय न्यायपालिका, ऑप्शन बी इकारी न्यायपालिका। तो संघीय न्यायपालिका से आप समझते हैं दोस्तों कि संघीय न्यायपालिका का मतलब यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मान लीजिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कोई भी केस है और उस पर यदि अपना बयान दे देती है कि नहीं ऐसा ही होगा, तो संघीय में बाध्य हो जाएगा कि मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, नहीं मतलब तो ऊपरी पद हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते, मतलब जो हाई कोर्ट कह देगा वो मान्य हो जाएगा। ये आता है संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत। लेकिन एकारी न्यायपालिका में क्या होता है कि यदि आप हाई कोर्ट के से संतुष्ट नहीं है, तो आप अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और वहाँ से सुनवाई ले सकते हैं। इससे हम और हमारे इंडिया में यही एकारी न्यायपालिका है। तो भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, तो एकारी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि जो कानून बन रहे हैं दोस्तों, कानून बन रहे कि नहीं, तो उसका क्रियान्वयन मतलब सही तरह से उसका पालन पोषण हो रहा है कि नहीं उस कानून का, और कोई कानून संविधान के अनुरूप कार्य कर रहा है कि नहीं, इसका ध्यान कौन रखेगा, तो न्यायपालिका ध्यान रखती है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की बात क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो संविधान का संरक्षक होता है। सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक इसका उल्लेख है। यदि बात किया जाए आर्टिकल 124 में क्या उल्लेख है, तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की संरचना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, उसकी शपथ, वेतन भत्ते, उनको पद से कैसे हटाया जाए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सब का उल्लेख आर्टिकल 124 में है। यदि बात किया जाए दोस्तों कि आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 न्यायाधीश होंगे। ये कब कहा गया था, जब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को MC सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ किया था। और उसी समय कहा गया कि आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और उसके अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी 1+7 का कॉम्बिनेशन था। लेकिन वर्तमान में बात किया जाए, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो थे हीरालाल जे कानिया। उसके बाद वर्तमान में बात किया जाए कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, 50वें नंबर के हैं डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें आप DY चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं। यदि बात की जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के पद पर सुप्रीम कोर्ट में किसका था, तो था YB चंद्रचूड़ का, DY चंद्रचूड़ के पिताजी का था सबसे लंबा कार्यकाल। यदि बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जो होता है उसका वेतन कितना होता है, तो 2,80,000 होता है पर मंथ। कार्यकाल की बात किया जाए तो कार्यकाल 65 वर्ष होता है। दोस्तों सबसे लंबा काल किसका है, YB चंद्रचूड़ का है। लेकिन सबसे छोटा कार्यकाल की बात की जाए तो है कमल नारायण सिंह का, मात्र 17 दिन तक थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। PN भगवती याद रखिएगा, वो जनहित याचिका के जनक जानी जाती हैं, PN भगवती। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों को
पद से हटाना है तो उनकी क्या, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को यदि पद से हटाना है तो उनकी क्या प्रक्रिया होगी, तो संसद के पास होगी। तो संसद के पास होगी। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनको हटाने के कितने आधार होंगे, तो 2 आधार होंगे। कौन कौन से, कदाचार मतलब मिसबिहेवियर, और दूसरा अक्षमता अनकैपेबिलिटी। इनके हटाने के प्रस्ताव में कम से कम लोकसभा में 100 प्रस्तावक और राज्यसभा में 50 प्रस्तावक जरूर होने चाहिए। मान लीजिए कि लोकसभा में प्रस्ताव आता है कि लोकसभा में कि सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट को हटाना है, तो उनको हटाने के लिए यदि लोकसभा में आया है तो 100 प्रस्तावक चाहिए, 100 MP चाहिए। वोटिंग होती है, यस या नो में कार्रवाई होगी। उसमें सबसे मस्ट कंडीशन क्या है कि कुल सदस्य का 50% +1, मतलब 543 लोकसभा में इस समय मेंबर हैं, तो उसके 50% यानी 271 +1, मतलब जो 272 हैं वो कम से कम इतना सदस्यों की वोटिंग तो चाहिए, लेकिन प्लस उपस्थित सदस्य गुणे 2/3। मतलब यदि आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी सदस्य को हटाना है तो कम से कम 272 वोटिंग चाहिए। लेकिन उस समय यदि कुल उपस्थित मेंबर जो भी हैं उनका 2/3 भाग 272 से अधिक कम हो जाता है तो पद से नहीं हटेगा। जब वह 272 से ऊपर जाएगा तभी पद से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश हट सकता है। यदि बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार मतलब शक्तियों की, तो क्षेत्राधिकार या शक्तियों को देखते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मतलब प्रारंभिक शक्ति कि अगर केंद्र राज्य में कोई विवाद हो या राज्य के मध्य कोई विवाद हो या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। राज्य के बीच में विवाद या केंद्र राज्य के बीच में विवाद या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच में विवाद, कुछ भी हो, इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्षेत्राधिकार है दोस्तों परामर्श क्षेत्राधिकार, मतलब आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, भले राष्ट्रपति माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे या न दे। नेक्स्ट क्षेत्राधिकार है दोस्तों अभिलेख न्यायालय, मतलब आर्टिकल 129 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और उन जो भी निर्णय दे देता है वह हाई कोर्ट के लिए बाध्य हो जाता है। नेक्स्ट क्षेत्राधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार के प्रति कि आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर निर्णय दे सकती है। ये था दोस्तों आज की आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।